नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। रूस के यूक्रेन पर हमले का 11वां दिन है। रूस में लगातार जो हमला है वो तेज होता जा रहा है। कई शहरों में सीज फायर की बात हुई ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना के लोगों को वहां से निकाला जाए, लेकिन मारियोपोल जैसे शहर में सीज फायर और लोगों को निकालने के लिए इस कॉरिडोर की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। यूक्रेन का ये आरोप है कि रूस ने बमबारी नहीं रोकी। इरपिन शहर में जबरदस्त जंग छिड़ी है। कई हवाई अड्डे तबाह हो गए हैं। इस बीच बातचीत की फिर भी कई कोशिशें की जा रही हैं। ताजा खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पुतिन से एक बार फिर बात कर जंग रोकने की अपील की है और इसके साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की भी पुतिन से बात हुई है। और एर्दोगान से हुई बातचीत के हवाले से यह खबर आई है कि पुतिन एक शर्त पे जंग रोकने को तैयार हैं। शर्त यह है कि जब यूक्रेन उनकी तमाम शर्तें मान लेगा वो जंग रोक देंगे। तो रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर है कि यूक्रेन के शर्तें मानने पर ही रुकेगा युद्ध। नरसंहार रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला किया है, ये पुतिन ने कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का अब यह दावा है कि अब ऐतिहासिक शहर ओडेसा पर बमबारी की तैयारी रूस कर रहा है। यूक्रेन का यह दावा है कि जंग में रूस के करीब 11,000 सैनिक मारे गए हैं। रूस के 285 टैंक तबाह हुए हैं, 44 विमान तबाह हुए हैं यूक्रेन के दावे के मुताबिक। और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जंग शुरू होने से अब तक 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से एक बार फिर ये मांग की है कि वो यूक्रेन के ऊपर रूस के विमानों के लिए नो फ्लाई जोन बनाएं। नेटो ने अभी तक इस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया है। नेटो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहता। इसकी वजह यह है कि रूस कह चुका है कि अगर नेटो में शामिल देश ऐसा करते हैं तो फिर ये सीधा टकराव होगा रूस से और रूस उन्हें युद्ध में शामिल मानेगा, जिसका वो जवाब देगा और इसके लिए वही देश जिम्मेदार होंगे। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने इस आग्रह को दोहराया है और कहा है कि अगर नेटो में शामिल देश यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन नहीं कर सकते तो यूक्रेन को लड़ाकू विमान दें ताकि वो अपने आप को रूसी हमलों से बचा सके। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें लगेगा कि आप भी हमें मार देना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि रूस ने यूक्रेन के विनित्सा पर 8 मिसाइलों से हमला किया है और वहां का हैवरिशोव का एयरपोर्ट रूसी हमलों से तबाह हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि ब्लैक सी पर बसे ऐतिहासिक शहर ओडेसा में भी बमबारी की रूस तैयारी कर रहा है, जो इतिहास के प्रति घोर अपराध होगा। और फौरन सीज फायर की अपील के बावजूद पुतिन का कहना है कि यूक्रेन जब तक हथियार नहीं डालता युद्ध बंद नहीं होगा। पुतिन इतना आगे बढ़ चुके हैं कि ये उनकी साख का सवाल बना हुआ है। रूस का जो ये आक्रमण है यूक्रेन के ऊपर, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ी जंग चल रही है और लगातार ये हमले हो रहे हैं। अब सवाल है कि पुतिन के लिए अपनी साख बचाने का क्या रास्ता हो सकता है, किन शर्तों पर जंग रुक सकती है, अमेरिका और चीन इसमें क्या रोल निभा सकते हैं, ये कुछ बड़े सवाल बने हुए हैं। अभी हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए आज जुड़ रहे हैं मनोज जोशी, जो ORF में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, स्कंद तायाल, पूर्व डिप्लोमैट, मीरा शंकर, पूर्व डिप्लोमैट। मैं शुरुआत करना चाहती हूं इस सवाल से कि जिस मोड़ पर यह जंग पहुंच गई है, क्या लग रहा है कि आगे का रास्ता क्या होगा? पर डॉक्टर रामेश्वर सिंह, पहले आपसे कि वहां पर इस समय तमाम तरह की अपील, तमाम तरह की बातचीत हो रही है, फिर भी शहरों में तबाही दिखाई दे रही है, तो आप हमें वहां क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए नगमा जी, ये मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है तो इसमें कुछ तबाहियां जरूर होंगी, क्योंकि जहां गोलीबारी चल रहे हैं, जहां रॉकेट चल रहे हैं, वहां तबाहियां जरूर होंगी। लेकिन आप देखें, जो रशियन मिलिट्री की तरफ से एक ब्रीफिंग आ रही है, वो करें हम जो मिलिट्री बेस हैं हम उसको टारगेट कर रहे हैं, हम पब्लिक बेस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। और जो भी एयरपोर्ट हैं या उनके मिलिट्री सेंटर्स हैं उस पर टारगेट हो रहा है। तो ये एक ऑफ कोर्स मिलिट्री ऑपरेशन है, इसमें सिविलियंस भी मारे जा सकते हैं और कैजुअल्टी हो सकती है। और इसलिए जो है ये वार जो है, जो ऑपरेशन है इस टाइप के, इसके पहले इस टाइप के ऑपरेशन भी और हो चुके हैं। यूगोस्लाविया में आपने देखा था, तो इससे ज्यादा भीषण वो युद्ध थी। और सेम चीज
यहाँ वो अपने आप मॉस्को में हैं, वहां पे किस तरह की प्रतिक्रिया देख रही है रूसी आम नागरिकों में? देखिए, जहां तक है आज जो इनके आंकड़े आ रहे हैं, इनका जो सर्वे आ रहा है, उसमें आज का है कि करीब 71 to 73% लोग पुतिन और गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। और उनके साथ 73 मतलब 70% से ऊपर लोग पुतिन के साथ हैं। जी, ऑफ कोर्स हम लोग डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लोग यहाँ रह रहे हैं। कुछ लोग युद्ध के खिलाफ हैं और ये होना भी चाहिए, और ऐसी कोई वो नहीं है। मैक्सिमम लोग जो हैं इस ऑपरेशन के साथ हैं। ऑपरेशन के साथ ही, यानी कि एक पुतिन इसमें कामयाब हुए हैं कि वो अपने देश में जो एक राष्ट्रवाद है उसको जगाने में भी। इस समय अब ये सवाल उठता है मीरा शंकर के, जिस मोड़ पे पुतिन पहुंच चुके हैं, एक तरह से उनकी साख का सवाल भी है। तो अब आगे इसमें क्या एक फेस सेवर हो सकता है पुतिन के लिए? जैसा वो कह रहे हैं तमाम बातचीत में कि रास्ता जंग जो है वो तभी रुकेगी अगर यूक्रेन उनकी शर्तें माने, और सीधे टकराव से नेटो भी बच रहा है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि रास्ता इसमें इस जंग को रोकने का क्या निकल सकता है? पुतिन इसमें से क्या हासिल करना चाह रहे हैं? और वो तो कोई नहीं कह सकता कि पुतिन उसमें से क्या हासिल कर रहे हैं और कहाँ रुकेंगे। शर्तें जो उन्होंने रखी हैं यूक्रेन के आगे वो ये हैं कि एक तो यूक्रेन नेटो में नहीं सदस्य बनेगा और नेटो पूरब की ओर और नहीं बढ़ेगा। दूसरा कि यूक्रेन में डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए, और तीसरा कि यूक्रेन में डीनाज़िफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि जो एक्सट्रीम राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस थे उनका हाथ था यानुकोविच की सरकार को हटाने में भी, उस समय जब मैदान के प्रोटेस्ट हुए थे। तो ये तीन शर्तें पुतिन ने आगे रखी हैं यूक्रेन के। पता नहीं यूक्रेन मानेगा कि नहीं इनको, खासतौर से डीमिलिटराइजेशन और डीनाज़िफिकेशन, इन चीजों में तो पता नहीं मामला तो आगे बढ़ेगा। और ये शर्त अगर यूक्रेन नहीं मानता है तो मुझे लगता है कि युद्ध थोड़े दिन और चलेगा। जी, पर ये जो शर्तें हैं इनको अगर यूक्रेन मानता है तो जाहिर है स्कंद तयाल की शर्तें यूक्रेन अपने आप नहीं मान लेगा। जो देश हैं, बाकी बड़े जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, क्या वो इन बातों पर रजामंद होगा? अब इमैनुअल मैक्रोन बात कर रहे हैं, अब तो तुर्की के राष्ट्रपति भी वहां पर उन्होंने अपील की है, सीज फायर की है, तमाम चीजें हो रही हैं, पर सवाल ये कि इसमें अमेरिका क्या रोल निभा सकता है? देखिए, दुनिया के सब राष्ट्राध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए, पर पिछले 11 दिनों में 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक, ये लड़ाई यूक्रेन अकेले ही लड़ रहा है, अकेले ही लड़ेगा। नेटो से कुछ हथियार आ सकता है पर कोई और मदद की उनको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन के अब हर स्टेटमेंट को विश्व को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और उन्होंने एक चेतावनी कल और दी है यूक्रेन को कि यूक्रेन का अस्तित्व एक कंट्री के रूप में समाप्त हो जाएगा अगर यूक्रेन उसी रास्ते पर चलता रहा जिस पर वो चल रहा है। मेरा ये मानना है कि वेस्ट ने यूक्रेन को उकसाया है, उसको झूठी ढांढस दिया है और यूक्रेन को सुसाइडल पाथ पे धकेल दिया है। अमेरिका इसके लिए दोषी है, वेस्ट इसके लिए दोषी है। अमेरिका का अब कोई रोल नहीं है क्योंकि वो रशिया से लड़ने के लिए तो तैयार है नहीं। पुतिन साहब ने अब बिल्कुल अपना रास्ता साफ कर दिया है, वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। उन्होंने जिस तरह वो वहां की पावर स्टेशंस को कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक तो उन्होंने कर लिया, दूसरे न्यूक्लियर पावर स्टेशन की तरफ वो बढ़ रहे हैं। 50% इलेक्ट्रिसिटी यूक्रेन की उनके कंट्रोल में आ जाएगी। अब डिसीजन लेना है यूक्रेन की लीडरशिप को कि वो अपने देश को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं अपने, या अब घुटने टेकना कह लीजिए या जो भी कंप्रोमाइज कह लीजिए, उन्हें अब बाइडेन साहब से और लोगों के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक अपना असेसमेंट करना चाहिए कि हम उनका देश है, उनके देश का क्या भविष्य है, और बिल्कुल वो खत्म हो जाए।
एक रशिया का प्रोविंस बच जाए, उससे अच्छा है कि जो थोड़ा बहुत वो बचा सके वो बचा लें। जी, क्योंकि वो बार बार अपील कर रहे हैं, वो वीडियोस जारी कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि दोबारा से कि नो फ्लाई जोन बनाया जाए यहाँ पर नेटो तैयार नहीं है। नेटो के देश लड़ने के लिए नहीं तैयार है। बिल्कुल, वो बलि का बकरा बनाया है वेस्ट ने। हाँ। और यूक्रेन उसमें फंस गया है। अब हाँ। यूक्रेन को स्वयं ही निकलना होगा, उन्हें वेस्ट के ऊपर कोई भी तो विश्वास नहीं करना चाहिए। जी, उनके नो फ्लाई जोन की अपील मानने को तैयार नहीं है अमेरिका और जो नेटो के सदस्य हैं, बिल्कुल भी, क्योंकि ये सीधे एक तरह से कन्फ्रंटेशन होगा रूस के साथ। और जैसा आपने कहा बहुत साफ तरीके से कि इसके लिए अमेरिका तैयार है नहीं सीधे टकराने के लिए। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जोशी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, जैसा अभी स्कंद तयाल कह रहे हैं कि एक तरह से उकसाया है पश्चिम ने, अमेरिका ने यूक्रेन को, पर इस समय यूक्रेन लग रहा है कि ये लड़ाई खुद ही लड़ रहा है, यूक्रेन अलग थलग है। आप हथियार भेज दें, वो रॉकेट्स की मांग कर रहे हैं, वो तमाम हथियार की मांग कर रहे हैं, आप भेज दें, लेकिन दरअसल उनके साथ न कोई है और शायद हो भी नहीं सकता। तो इसमें अब ये लगता है, आप मानते हैं कि अमेरिका, पश्चिम के जो देश हैं, उकसाकर एक तरह से यूक्रेन को छोड़ दिया है बीच में, और इसकी सजा यूक्रेन के लोग भुगत रहे हैं और यूक्रेन की लीडरशिप को अब इस पर सोचना होगा। देखिए, ऐसा है, जब मर्डर होता है, खून होता है, तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि कितना भी आपने को उकसाया हो, पर अगर आप खून करते हैं तो आप जुल्म कर रहे हैं। तो यहां पे आप कितना भी उकसाने की बात करें, पर एक यूनाइटेड नेशंस के सदस्य पर दूसरे ने आक्रमण किया है। उकसाने की बात अलग रहती है। अगर उकसाया गया था तो आर्टिकल 31 के तहत आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकते थे। आपने सेल्फ डिफेंस का तो आर्टिकल 51 की तो बात करी पुतिन जी, पर सवाल यह है, जैसे मैंने आपसे कहा, जो कानून मर्डर पे लगता है कि मैं चाहे कितना भी उकसाए, अगर मैं मार दूं उस जो मेरे को सता रहा है, फिर भी मेरे ऊपर तो चार्ज लगेगा। नहीं, चार्ज तो जरूर लगेगा, पर ये पॉइंट ये था कि यूक्रेन अलग थलग पड़ा है, यूक्रेन लड़ने को खड़ा तो हो गया, पर अभी कोई उसका साथ दे नहीं रहा वैसा जो उसको मदद चाहिए। देखिए, ऐसा है कि कोई साथ नहीं दे रहा है, ये तो यूक्रेन को झेलना होगा, ये तो यूक्रेन को झेलना होगा। मेरी अपनी समझ ये है कि आज जरूर हो सकता है कि यूक्रेन मिट जाए। पोलैंड भी मिटा था, यूक्रेन तो 30 साल से एक इंडिपेंडेंट तौर पे 30 साल ही हुए हैं यूक्रेन को। फिर भी जो हौसला होता है एक नेशनहुड का, मुल्क बनने का, वो हौसला जो है और भी कायम हो जाएगा। मतलब रूस जो है यूक्रेन पर कब्जा जरूर कर ले, पर हजम नहीं कर पाएगा अभी भी। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रूस भले ही कब्जा कर ले, लेकिन एक तो वहां पर स्थायित्व नहीं आ पाएगा। वो इलाका जो है, वो एक तरह से जो भी लीडरशिप बनती है, चाहे वो प्रो रशियन लीडरशिप यहाँ पर आ जाए मीरा जी, तो भी यहाँ पर एक अस्थिरता जो है वो बनी रहेगी। और जैसा रामेश्वर सिंह बता रहे थे कि मॉस्को में अभी भी रूस में समर्थन है इस ऑपरेशन के लिए पुतिन को, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उसमें कमी नहीं आई है। रूस में बहुत सारे एक बड़ा तबका ये मान रहा है कि सही कर रहे हैं जो यहां पर हो रहा है। तो ये इस पूरे इलाके का बैलेंस ऑफ पावर, अगर रूस का कब्जा वहां पर हो जाता है, तो यूरोप में जो एक बैलेंस ऑफ पावर है वो तो बदलेगा ही, भले ही अस्थिरता रहे। देखिए, मैं भी एक तरीके से मनोज जी से सहमत हूं कि रूस अगर यूक्रेन पे पूरा कब्जा करता है तो उसको मुश्किल होगी, क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन में जो रहते हैं लोग, वो तो रूस के काफी खिलाफ हो गए हैं इस आक्रमण की वजह से। हाँ, अगर पुतिन पूर्वी यूक्रेन को थोड़ा काट के क्राइमिया तक एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद उसको वो संभाल पाएंगे, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में जो लोग हैं वो इतने रूस के खिलाफ नहीं है। काफी तादाद में रूसी मूल के लोग भी हैं और रूसी भाषी लोग भी हैं। ये जरूर है कि
अब की बार जब रूसी फौज अंदर आई है तो उनको पूर्वी यूक्रेन में भी उतना समर्थन नहीं मिला है जिनकी जो इनकी सोच रही होगी पहले। पर अगर पश्चिमी यूक्रेन में ये पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस जमाने में कोई किसी भी देश को उस देश की पब्लिक के खिलाफ उसके ऊपर हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो ये एक समस्या रूस के सामने होगी। अगर रूस कुछ इलाकों पे कब्जा भी कर लेता है तो वहां पर वो किस तरह की सरकार बना पाएगा और आगे इस जंग की सूरत क्या रहेगी, कैसे बढ़ेगी आने वाले दिनों में ये जो टकराव है। एक ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। फौरन लौट रहे हम लोग में इस ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत जरूरी है इस पर चर्चा करना कि इसका दुनिया पर क्या असर हो रहा है और जो सैंक्शंस लगे, जो प्रतिबंध लगे हैं रूस पर, उसे रूस झेल पाएगा। वो जाहिर है कि पुतिन साहब को इसकी जानकारी रही होगी कि ये होगा, बावजूद इसके वो इस जंग में कूद पड़े हैं। आखिर क्यों? एक ब्रेक के बाद। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब वहां पर क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है इस युद्ध को रोकने के लिए। रूस अपनी साख बचाने के लिए क्या कर सकता है, किन शर्तों पे जंग रोक सकती है, चीन और अमेरिका इसमें क्या रोल निभा सकते हैं। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो, डिस्टिंग्विश फेलो हमारे साथ मनोज जोशी मौजूद हैं। दो पूर्व डिप्लोमेट हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं मॉस्को से। मैं आपसे जानना चाहती हूँ रामेश्वर जी पहले कि वहां पे इतनी तरह की प्रतिबंध लगाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर होना, तमाम तरह के दूसरे प्रतिबंध, मास्टर वीजा कार्ड, तमाम इन चीजों का ब्लॉक होना। रूस को जाहिर है कि ये पुतिन साहब को पहले से अंदाजा रहा होगा, लेकिन वहां पर क्या असर अभी दिख रहा है? नागरिकों को परेशानी हो ही रही होगी। देखिए, इस टाइप की अभी तक तो परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड जो भी इशू हुए हैं रशियन बैंक से, वो अभी काम कर रहे हैं जी। ऑफ कोर्स जो कहीं बाहर गए होंगे, इसमें बाहर होंगे, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी 10 तारीख से। तो अभी जो है रशिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है बैंक से कि लोग बैंक से या शॉप में वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड आप यूज कर सकते हैं, जो रशियन बैंक इशू की है। तो इसलिए इसमें अभी तो नहीं, ऑफकोर्स प्रॉब्लम होगी और इकोनॉमिक एक क्राइसिस जरूर होगी। हाँ। और इसके साथ साथ ग्लोबली होगी, पूरे दुनिया को होगी। आप देखें हर जगह गैस की प्राइस देखिए 2500 पर बैरल, और पेट्रोल का दाम देखिए, और तमाम चीजें। और आप ये देखें कि रूस कितना बड़ा, रूस और यूक्रेन कितने बड़े जो अनाज के जो एक्सपोर्टर हैं, कितने बड़े खाद के एक्सपोर्टर हैं पूरे दुनिया में, यूरोप में। तो क्राइसिस हर जगह आने वाली है। आप सही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन स्कंद दयाल, ये जो चीजें हो रही हैं, जो प्रतिबंध लगे हैं, इसका जाहिर है कि राष्ट्रपति पुतिन को अंदाजा था, बावजूद उसके वो ये कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी, रूस पे जो इतने प्रतिबंध लगे रहे हैं और लग रहे हैं और लगेंगे, उसको झेलने की ताकत रूस में है। देखिए, जब ये समस्या गंभीर रूप ले रही थी तो 24 फरवरी से पहले सबका ये सोच था कि जैसे जॉर्जिया में किया था रूस ने, उस तरह कि अब्खाजिया और साउथ ओसेशिया को अपने कब्जे में कर लिया था एक तरह से, वहां रशियन मेजॉरिटी थी, उस तरह डोनबास एरिया पर रशिया कब्जा कर लेगा और बाकी यूक्रेन को छोड़ देगा। पर यूक्रेन में कीव की तरफ हमला करके प्रेसिडेंट पुतिन ने दुनिया को बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो पूरे यूक्रेन को डिमिलिटराइज करना चाहते हैं, न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, और उसके लिए वो कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि जब तक एनर्जी वेस्ट खरीदता रहेगा, कोई भी सैंक्शन लगे उसको रूस झेल सकता है। आज ही रिपोर्ट आई है, शेल कंपनी ने रूस से तेल खरीदा है, शेल कंपनी ने रूस से तेल खरीदा है, चाइना खरीद रहा है, भारत तो खरीदेगा ही, और देश भी खरीदेंगे। तो कोई सैंक्शन अभी इतनी नहीं है जो क्रिपलिंग है। मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन 20 साल से वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये पूरा सिनारियो ठीक से सोच समझ के ये एक कदम उठाया है जी। और अगर उनका एक पर्सनैलिटी असेसमेंट करें, मैं समझता हूं कि वो पीछे नहीं हटेंगे और यूक्रेन को एक बहुत बड़ी कीमत
चुकानी पड़ेगी, के लिए चुकानी होगी। जी जी। एक छोटा सा ब्रेक फिर से ले रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये ब्रेक का वक्त है, लेकिन वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे इसमें अमेरिका अब क्या रोल निभा सकता है, चीन क्या कर सकता है, यहां पर एक ब्रेक के बाद। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि रूस के पास अभी क्या विकल्प हैं, उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जोशी। मनोज, आपसे समझना चाहते हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति बार बार अपील तो कर रहे हैं, यूक्रेन को फैसला लेना है, लेकिन जाहिर है कि यूक्रेन अलग इसमें फैसला नहीं लेगा, दूसरे देशों का उसके ऊपर कुछ ना कुछ दबाव भी होगा। अमेरिका का क्या रोल अब इसमें देखते हैं आप, क्योंकि जब तक कोई बड़ी ताकतों, बड़ी शक्तियों के बीच बातचीत नहीं होगी तब तक ये रास्ता नहीं निकलेगा, तो अमेरिका का क्या इसमें भूमिका हो सकती है? देखिए, अमेरिका ने तो ये साफ कह दिया है कि वो किसी भी हालत में यूक्रेन की लड़ाई में शरीक नहीं होगा, इतना तो स्पष्ट कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, दो रूस और अमेरिका जो हैं परमाणु हथियार वाले देश हैं, और उनके बीच युद्ध जो है बहुत ही मतलब दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है जी। पर अमेरिका ने आर्थिक परमाणु बम तो फोड़ दिया है, और उसका असर रूस पे होगा। जो कई कदम उठाए गए हैं, देखिए रूस की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, रूस का जीडीपी जो है वो यूके का आधा है। तो क्या इस आर्थिक प्रतिबंध का असर होगा, तो आपको लग रहा है जैसे कि राष्ट्रपति पुतिन फिर आगे चलकर मान जाएंगे, झुकेंगे? मीरा जी, आपको क्या लगता है, और चीन इसमें क्या कर सकेगा? देखिए, रूस को ये भी लगा होगा कि चीन शायद उनकी मदद करेगा ये प्रतिबंध के इर्द गिर्द जाने में और प्रतिबंध को तोड़ने में, पर मुझे लगता है कि थोड़ा मिस कैलकुलेशन है ये। चीन कुछ हद तक मदद करेगा, पर इस हद तक जब तक कि उसके जो आर्थिक रिश्ते हैं पश्चिमी देशों के साथ, जो कहीं ज्यादा घनिष्ठ हैं, वो खतरे में ना पड़े। तो एक तुलना रखेगा चीन, रूस की भी मदद करेगा, पर वो इस हद तक कि उसका जो व्यापार है और निवेश है पश्चिमी देशों के साथ, वो खतरे में ना पड़े जी। तो ये असर तो पड़ेगा, पर टाइम लगेगा असर पड़ने में। एक और चीज भी हमने देखी है पहले कि जिन देशों पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो फिर और तरीके निकालते हैं। हाँ। जैसे अपना अगर स्विफ्ट से निकाल लिया गया है, तो फिर रूस की कोशिश होगी कि किसी तरह एक दूसरा कोई पेमेंट सिस्टम वो खड़ा करे चीन के साथ, जिससे एक और तरीका निकले। भारत के साथ तो बात करते हैं रुपी रूबल में व्यापार होगा, या पेमेंट्स रुपी रूबल में होंगे, डॉलर्स के थ्रू नहीं होंगे। जी हाँ। तो कुछ और तरीके भी निकलते हैं, और एक तरीके से ये भी कोशिश होती है कि आत्मनिर्भरता उस देश की बढ़े। जी हाँ। अगर आप भारत को ही देखें तो हमारे एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम पे और स्पेस प्रोग्राम पे कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, और यही दो क्षेत्र हैं जिनमें हमारी काबिलियत बन गई इसी वजह से। जी, तो प्रतिबंध जो लग रहे हैं उनका असर तो होगा देर सवेर। आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि ये जंग जो है वो कैसे रुकेगी अगर पुतिन पीछे नहीं हटते हैं, और पुतिन पीछे हटे या जंग रुके तो उसके लिए क्या करना होगा दुनिया के देशों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जोशी, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, स्कंद तायल और मीरा शंकर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस समय हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक खास रिपोर्ट सीधे इस जंग के क्षेत्र से हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा वहां मौजूद है।
यूक्रेन पर हर रोज रूसी हमले हो रहे हैं और हमले तेज भी हैं। इस बीच यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो के सदस्य देशों से मदद मांगी है, लेकिन सीधे इस लड़ाई में ये देश शामिल नहीं होना चाहते हैं। पर इस युद्ध का दुनिया पर किस तरह का असर पड़ेगा, भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? पोलैंड यूक्रेन सीमा पर मौजूद हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा और ये जानकारी दे रही हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे हैं। इस बीच रूस लगातार तेज हमले कर रहा है। यूक्रेन इस बीच बाकी सारे देशों से मदद भी मांग रहा है। नेटो से उसे शायद नाउमीदी हाथ लगी है, क्योंकि उन्होंने जमीन पर किसी प्रकार की मदद नहीं की है। और तो और नो फ्लाई जोन की जो गुजारिश थी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, उसको भी उन्होंने नकार दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बड़ी कार्रवाई होगी जिसे रूस आमने सामने की लड़ाई मानेगा, मोर्चा खोलना सीधे सीधे उसके खिलाफ मानेगा पश्चिमी ताकतों का। ये वो नहीं चाहता है। यहाँ पर पोलैंड में जितने नागरिकों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि आज यूक्रेन है, लेकिन क्या कल पोलैंड होगा या फिर उसके आगे भी यूरोप में बढ़ेंगे राष्ट्रपति पुतिन? क्या वो चाहते हैं कि जैसे पहले सोवियत संघ था उसी प्रकार का वो अपने एक तरह से साम्राज्य जिसको कहें उसका विस्तार करें? ये कई सवाल हैं जो यहाँ लगातार लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, खासकर तब जब मैं गई यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर, वहाँ पर यूक्रेन से रिफ्यूजीज का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये सब कुछ हो रहा है और इस सब के बीच में फंसे कौन है? आम नागरिक फंसे हैं और कई हजार भारतीय छात्र जो कि पढ़ रहे थे यूक्रेन में। अधिकतर इनमें से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, कुछ इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करते हैं। तो ये छात्र वहाँ फंस गए। ताज़ा जो एक यूक्रेन में हमारे दूतावास की तरफ से एक एडवाइजरी आई है, वो ये कि जितने भी वहाँ पर भारतीय नागरिक हैं वो फ़ौरन अपनी जानकारी साझा करें वहाँ पर दूतावास के साथ, ताकि एक साफ आइडिया हो कि आखिर कितने और भारतीय वहाँ पर बचे हुए हैं जिनको निकाला जाना है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर एक साथ हो रही हैं। ये लड़ाई जिस भी करवट बैठे, ये इतिहास को बदलने का मादा रखती है। इतिहास में ये लड़ाई इसलिए जानी जाएगी कि इस लड़ाई के बाद उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, दुनिया में देशों के समीकरण, उनकी ताकत, ये सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा और किस तरह 2022 में इस तरह की लड़ाई एक हो सकती है और उसका पूरी दुनिया पर, भारत पर भी क्या असर पड़ेगा। भारत में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जब पूरी दुनिया पर पड़ेगा तो पूरी दुनिया आज की तारीख में सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है। हर प्रकार का सिस्टम जो है जुड़ा हुआ है। न सिर्फ नागरिकों की जो कि वहाँ फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनकी बात है, बल्कि उनकी भी बात है जो भारत में रहते हैं। उनके ऊपर भी महंगाई की मार पड़ेगी, हजार दूसरी तरह की चीज़ें जो असर होगा, एक जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, वो उन तक भी पहुंचेगा। तो ये पूरी दुनिया पर असर डालने वाला, एक रुख बदलने वाला ये वक्त है और ये लड़ाई है।